दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के समर्थकों ने जिस तरह हमला करने के साथ उनके वाहनों में तोड़फोड़ की, वह इस केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ खुली अराजकता के साथ दुस्साहस का भी परिचायक है। ईडी अधिकारियों पर हमला करने वाले कितने बेखौफ थे, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने इन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए साथ गए केंद्रीय बल के जवानों पर भी हमला बोल दिया। उनके हमले में ईडी के 2 अधिकारी और केंद्रीय बल के जवान भी घायल हुए हैं। हमलावरों ने ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के वाहनों को जिस तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, उससे यही पता चलता है कि वे पूरी तैयारी से थे। इसी कारण ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। ईडी के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता के घर छापेमारी करने गए थे, वह करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में गिरफ्तार राज्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी है। यदि ईडी अधिकारियों का यह कथन सही है तो बेहद गंभीर बात है कि जब उन्होंने खुद पर हमले को लेकर उत्तर 24 परगना जिले के पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। ईडी और सीबीआई बंगाल के कई मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और मंत्री भी आरोपित हैं। हालांकि इनमें से कई मामलों की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है, लेकिन ममता सरकार का यही आरोप रहता है कि केंद्रीय एजेंसियां उनके नेताओं के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। यदि उसे वास्तव में ऐसा ही लगता है तो फिर घपले घोटालों के गंभीर आरोपों से घिरे उसके नेताओं को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों पर निर्भर रहना पड़े। बंगाल में उन्हें ऐसा ही करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में राज्य पुलिस की ओर से एक ईडी अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद इस केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर की सुरक्षा केंद्रीय बल के जवानों को सौंपनी पड़ी थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उक्त अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद तमिलनाडु पुलिस ईडी के दफ्तर में छापेमारी करने पहुंच गई थी। केंद्र सरकार को झारखंड में भी ईडी के एक अधिकारी को सुरक्षा मुहैया करानी पड़ी है। यह स्थिति संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ है। जिन भी दलों के नेता ईडी अथवा सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं, वे यह रोना तो रोते हैं कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बता पाते कि उनके जैसे कई नेताओं को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है।
राज्य का कोई नागरिक इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पदभार ग्रहण के दिन से ही अस्पतालों की व्यवस्था में जो सुधार का क्रम हुआ वह आज भी जारी है। अस्पतालों के भवन भव्य बने, बिस्तरों की संख्या बढ़ी, डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की संख्या बढ़ी, सड़क परिवहन में सुधार और एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था के कारण सुदूर क्षेत्रों के मरीजों का शहर के बड़े अस्पतालों में पहुंचना आसान हो गया। सरकारी अस्पतालों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अच्छाइयों के बीच कुछ सूचनाएं विचलित भी कर रही है। सूचना यह है कि ठंड जनित बीमारियों के मरीजों को बड़े अस्पतालों में भी समय पर दवाएं नहीं मिल पाती है। जीवन रक्षक श्रेणी की दवाएं भी उपलब्ध नहीं है। अनुमंडल और जिला अस्पतालों की बात छोड़ दीजिए, राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का भी यही हाल है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास उपकरण हैं, लेकिन उसके उपयोग के लिए जरूरी दवा नहीं है। मरीज अस्पताल में दाखिल होता है, मगर इलाज शुरू करने के लिए दवा बाहर से मंगानी पड़ती है। सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट जैसे हृदय व ब्रेन स्ट्रोक से निपटने के लिए कई आवश्यक दवाएं पीएमसीएच में उपलब्ध नहीं है। जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार दवा की उपलब्धता से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान दें, क्योंकि संपन्न लोग तो बड़े और महंगे निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा लेते हैं, मगर गरीबों की आखिरी उम्मीद सरकारी अस्पतालों पर ही टिकी रहती है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था जनित परेशानियां अंततः गरीबों को ही परेशान करती है। वही गरीब जिनके नाम पर ही